हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 4 जून 2022 का करंट अफेयर। देखिए इसमें जो अभी 5 और 6 का आया नहीं है, 4 का ही आया था आज, तो उसी को हम देख रहे हैं। उसके बाद 5 6 का जब आएगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब उसको भी देख लेंगे एक बार। तो पहला टॉपिक है वीर सावरकर। 28 मई 2022 को इनका जो है 139वीं जयंती थी। तो ये जीएस पेपर 1 से हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, मतलब हर साल आता है जब भी इनका वो होता है 28 मई के बाद। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो 1883 में हुआ था 28 मई को। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो भागुर शहर है वहाँ पे हुआ था, ठीक है। उसके अलावा इनके अगर राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार देखें तो इनके नाम मतलब इन्होंने काफ़ी सारे वो थे जो संगठन थे उनको स्टार्ट किया था। जैसे यहाँ पे देखिए मित्र मेला हो गया, ठीक है, मित्र मेला हो गया। उसके अलावा अभिनव भारत समाज, फ्री इंडिया सोसाइटी, ठीक है, ये तीनों इन्हीं के द्वारा थे। उसके अलावा ये 1937 से लेकर 43 इसके बीच में हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। तो मित्र मेला में क्या था, बहुत सारे युवाओं को इकट्ठा किया। अब युवा है तो उनके बीच में क्या किया, जो राष्ट्रीयता थी मतलब नेशनलिज्म था उसकी भावना उनके अंदर मतलब उत्पन्न की। क्रांतिकारी विचार थे उनको उत्पन्न किया गया मित्र मेला में, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, विदेशी वस्तुओं था उनका विरोध किया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था। उसके अलावा इनके अंदर जो है नास्तिकता और जो तार्किकता थी, लॉजिस्टिक जो मतलब लॉजिक होता है जो, उसका समर्थन किया। और जो रूढ़िवादी हिंदू विचार थे, जो मतलब पुराने समय से चले आ रहे थे रूढ़िवादी विचार, उनका इन्होंने खंडन किया, ठीक है। वास्तव में जो है ये गाय की जो पूजा थी उस अंधविश्वास को भी खारिज कर दिया था इन्होंने, ठीक है। जो गाय की पूजा होती थी उसको भी इन्होंने खारिज किया था। 1937 से लेकर 43 तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। उसी दौरान में जो है 1939 में 22 अक्टूबर को इन्होंने जो कांग्रेस मंत्री थे जो वो त्यागपत्र जो दे रहे थे, उन्हीं के नेतृत्व में, मतलब जो यहाँ से त्यागपत्र दे के आए वो इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर दोनों ने मिलकर जो है सिंध, बंगाल और पश्चिम के जो प्रांत थे, सीमांत प्रांत थे जो, उन प्रांतों से मिलकर जो है सरकार बनाने के लिए सहयोग किया इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा पुणे में इन्होंने अभिनव भारत समाज का संगठन की स्थापना की। उसके अलावा इन्होंने जो लोकमान्य तिलक थे उनकी स्वराज पार्टी का भी जो वो थी सदस्यता थी वो ग्रहण की थी, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो ये थी फ्री इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की। इसके अंतर्गत क्या होता था, जो हमारे जो त्योहार है, स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख घटनाएं सहित और कुछ तिथियां थी कैलेंडर की महत्वपूर्ण, जिनको जो है मनाया जाता था, मतलब त्योहार वगैरह उनसे मनाए जाते थे, ठीक है। यह भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित थी, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो है अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करने पर भी यकीन दिया था, मतलब हिंसा का रास्ता भी उन्होंने लिया था, ठीक है। और उन्होंने इंग्लैंड में हथियारों से लैस भारतीयों का एक नेटवर्क भी तैयार कर लिया था, ठीक है। वीडी सावरकर जी की बात हो रही है यहाँ पे। महत्वपूर्ण कार्य की अगर बात करें तो पुस्तक कौन सी है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। मार्ले मिंटो सुधार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था उन्होंने। हिंदुत्व नामक पुस्तकों में 2 राष्ट्रीय सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 2 से ही है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, ठीक है। एनएएस जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये किया गया है भारत में। मतलब ये अलग अलग क्लास के जो थर्ड, फिफ्थ, एट्थ और 10th क्लास, इन इन क्लासेस पे मतलब ये देखा गया कि पिछले साल से, मतलब हर 2 साल पे किया जाता है। तो 2 साल में मतलब कितना बच्चों ने डेवलपमेंट किया है, ठीक है। अलग अलग क्लास के बच्चों को इकट्ठा करके उनके मतलब सब्जेक्ट वगैरह पर उनसे क्वेश्चन पूछ के इसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है इसे जारी किया गया, तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया। पहला संस्करण कब आया था? 2001 में आया था, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए हर दूसरे साल किया जाता है। किसके सहयोग लिया जाता है? तो एनसीईआरटी के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। कौन सी क्लास है? 3, 5, 8, 10। इनके जो है प्रमुख विषयों में सीखने के परिणामों का तात्कालिक चित्रण, मतलब उस समय पे क्या चित्रण है उनका, बच्चों की क्या उस समय मानसिकता है, कितना इन्होंने इम्प्रूव किया 2 साल में, वो देखते हैं, ठीक है। और उनकी जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है उसके विकास में महत्वपूर्ण चरणों को जो है चिन्हित करके रूप में देखा जाता है। जो कॉग्निटिव वो होते हैं ना, मतलब जिससे हमारी भाषा का विकास होता है, हमारे दिमाग का, ब्रेन का विकास होता है, ठीक है, वो सब उसी में जो है हमारी मेमोरी जो है शार्प होती है या फिर रिटेन करने की पावर बढ़ती है, वो सब इसी में आता है, संज्ञानात्मक क्षमता, ठीक है। इनके विकास के महत्वपूर्ण चरणों को चिन्हित करने के रूप में इसे देखा जा रहा है। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो 2017 से की तुलना में अगर इन्होंने जो कैलकुलेट किया उसमें जो टोटल इनका निकाला ना, इन सब क्लासेस का टोटल निकाला, तो उसमें 47 अंकों की गिरावट आई, ठीक है। उसके अलावा अगर हर क्लास को डिवाइड करके हम देखें तो थर्ड क्लास में जो है भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान में छात्रों के औसत अंकों में गिरावट आई।
सेम रहा 5th क्लास में भी, पर्यावरण, गणित और भाषा में गिरावट। 8th क्लास में भी कमी आई, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके राष्ट्रीय औसत अंकों में गिरावट देखी गई। 10th क्लास में भी गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आधुनिक भारतीय जो भाषा है उनके अंकों में गिरावट देखी गई। ठीक है, सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेट थी जिसमें जो है मतलब इसमें इंक्रीमेंट देखी गई, पंजाब और राजस्थान। लगभग सभी राज्यों के प्रदर्शन में 2017 के स्तर की तुलना में गिरावट आई इन दोनों को छोड़ के। ठीक है, उनके लड़के लड़की के बीच में कोई खास अंतर नहीं देखा गया पढ़ाई में। हालांकि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के छात्रों का प्रदर्शन सामान्य श्रेणी के छात्रों की तुलना में कम रहा। ठीक है, तो इसके निहितार्थ क्या है? तो इसमें जो सरकार है उसको जो है तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ठीक है, तत्काल से जो हमारी बुनियादी शिक्षण है उसको मजबूत किया जाए। उसके अलावा सीखने के जो अंतराल की समस्या होती है, ठीक है, मतलब जैसे जो हमारी होती है एक अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक, इन तीनों की जो होती है यहाँ पे सरकार को जो है हस्तक्षेप अपना विकसित करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, मतलब एक हमने जैसे मान लीजिए 1 साल है, पहले 3 महीने पे हमने ये कर लिया NS, फिर अगले 3 महीने पे, फिर अगले 3 महीने पे, ऐसे करके। तो यहाँ पे हस्तक्षेप करने का हमें जो है आसानी से मौका मिल जाएगा यहाँ पे, जो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार होती है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं? तो NS इसका यूज़ जो है अपनी क्षमता निर्माण में, जो बच्चे हैं उनके शिक्षा के प्रसार में शामिल अधिकारियों के क्षमता निर्माण में, जो उनको पढ़ाते हैं, मतलब उनके टीचर, उनके ऊपर जो मैनेजमेंट करते हैं, उनका मैनेज करते, प्रबंधन करते हैं, उनकी क्षमता निर्माण में कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को मतलब बेसिक अगर एजुकेशन अच्छे से दी जाए तो वहाँ पे जब हायर क्लास में, ग्रेजुएट या बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं तो वहाँ पे इतना ध्यान अगर हम थोड़ा कम भी देंगे तो चलेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से और जब बड़ी क्लास में, ग्रेजुएशन में हो जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, बारकोड बनाम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ठीक है, RFID, इसको जो है IGI, जो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है वहाँ पे इसे लगाया गया। ठीक है, यह देश में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी। तो इनके बारे में यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। जो बारकोड है, जो आप पेमेंट वगैरह करते हैं ना ऑनलाइन, जैसे पेटीएम से करते हैं तो बारकोड होता है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से अलग से काली काली और वाइट लाइनें होती हैं। ठीक है, तो उसमें और RFID, इनमें दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले RFID के बारे में देख लीजिए। तो ये एक टैग और एक रीडर से बना होता है, नीचे फिगर भी दिया हुआ है। वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है। इस ट्रैकिंग सिस्टम में वस्तुओं या दोनों लोगों की जानकारी जो है संप्रेषित, मतलब ट्रांसफ़र की जाती है इनकी जानकारी। जहाँ से जब RFID लगाते हैं एक जगह, वो ट्रांसफ़र करता है, फिर बीच में जो उसके राउटर वगैरह होते हैं वो आगे कंप्यूटर को फिर देता है, वहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, ये रेडियो तरंगों के ऊपर काम करता है। इसमें प्रयुक्त टैग में जो है एनक्रिप्टेड जानकारी होते हैं, मतलब उसे कोई रास्ते में पढ़ नहीं सकता। ठीक है, एनक्रिप्टेड जानकारी होती है, सीरियल नंबर होते हैं, संक्षिप्त वर्णन दर्ज किए जाते हैं, विवरण, सॉरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर में दे रखा है, ये RFID टैग है, अटैच टू द एसेट्स टू ट्रांसमिट स्टोर डाटा टू द एंटीना। ठीक है, एंटीना से कनेक्ट किया जाता है। एंटीन क्या करता है, उसे रिसीव द स्टोर डाटा फ्रॉम द टैग, टैग से रिसीव करेगा डाटा को, एंड ट्रांसमिट दैट डाटा टू द RFID रीडर। जो मतलब यहाँ से एनक्रिप्टेड डाटा आया है उसको पढ़ने के लिए हमें एक RFID रीडर लगाना होता है, ये उसको लेके और वहाँ पे भेज देगा। ठीक है, कनेक्ट टू द एंटीना वायरलेसली एंड रिसीव डाटा फ्रॉम द RFID टैग। उसके बाद ये कंप्यूटर में भेज देगा, वहाँ पे से रीड कर लिया जाएगा डाटा को। ठीक है, प्रकार निष्क्रिय और सक्रिय टैग, ये 2 तरह के होते हैं। पहले भी ये देखा था हमने, एक तो एक्टिव होता है जिसमें बैटरी यूज़ होती है, एक पैसिव होता है जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यूज़ होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्यविधि क्या है, तो ये हर फ्रीक्वेंसी के होता है अलग अलग आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी के होते हैं, लो, हाई और एक अल्ट्रा हाई। 3 फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। रेडियो तरंगों का उपयोग करके जो रीडर होता है उसके साथ संवाद करने के लिए एक एकीकृत सर्किट और एंटीना का यूज़ किया जाता है, जो फिगर में हमने देखा था। टैग द्वारा रेडियो तरंगों के रूप में वापस भेजे गए संदेश को डेटा में अनुवादित किया जाता है और इसका होस्ट कंप्यूटर सिस्टम द्वारा विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, जब उस कंप्यूटर पर चला जाता है तो वो आगे उसको ट्रांसफ़र इजीली कर सकता है। बारकोड इसके विपरीत क्या होता है, सीधी दृष्टि, मतलब आप जैसे पेटीएम में कहीं, जैसे मॉल में आप जाते हैं कहीं पे, विशाल मेगा मार्ट है कहीं भी, तो वहाँ पे क्या होता है, वो होता है, उसको वो स्कैन करता रहता है ना, लेज़र लाइट पड़ती है उस पर बारकोड पे और वो उसको स्कैन कर देता है। ठीक है, तो उसको सीधी दृष्टि की आवश्यकता नहीं, सीधी दृष्टि की आवश्यकता किसी होती है, बारकोड को होती है, RFID को नहीं होती है। ठीक है, बारकोड क्या होते हैं, तो ये जो है कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए उपयोग की जाने वाली समानांतर पट्टियाँ, इसका भी फिगर नीचे दे रखा है, भिन्न चौड़ाई वाली रेखाओं की एक मुद्रित अनुक्रम सीरीज होती है। ठीक है, बारकोड की पट्टियाँ क्या होते हैं, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रंग की होती हैं। ये देखिए नीचे फिगर दे रखा है यहाँ पे, ये होता है बारकोड, इसमें ब्लैक का है और वाइट है। ठीक है, ये अलग अलग तरह के बाइनरी कोड होते हैं। बाइनरी मतलब क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में चलते हैं।
अनुप्रयोग के आधार पर इसकी चौड़ाई और संख्या में भिन्नता होती है। ठीक है, ये पट्टियाँ जो है बाइनरी अंकों मतलब 0 1 की फॉर्म में चलती है, जो कि 0 से लेके और 9 तक का मतलब ये प्रतिनिधित्व करती है। 0 और 1 का प्रतिनिधित्व करती है, और बाइनरी संख्याएं एक डिजिटल कंप्यूटर द्वारा संसाधित 0 से 9 अंकों का प्रतिनिधित्व कर देती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल स्कैनर के स्कैन किया जाता है, जिसे बारकोड रीडर कहा जाता है। ठीक है, एक मतलब जो लाइट फेंकता है ना, लेजर लाइट टाइप में कुछ होता है, तो वो ऑप्टिकल स्कैनर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बारकोड रीडर, जो उसे रीड करता है। इसमें से अधिकांश कोड में केवल 2 अलग अलग चौड़ाई के बार का उपयोग किया जाता है। मतलब देखने में जैसे एक ये मोटी ब्लैक लाइन, ये पतली वाइट लाइन हो जाती है, फिर मोटी ब्लैक लाइन। ठीक है, हालांकि कुछ कोड में भिन्न प्रकार की 4 चौड़ाई का उपयोग किया जाता है। QR कोड बारकोड के सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक है, जिसे हम बोलते हैं ना, ये QR कोड पेटीएम वगैरह पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, RF, इनके बीच में अंतर क्या है? सबसे पहले तो रेडियो तरंगों का अंतर है। मतलब जो ये हमारा बारकोड होता है, उसकी रेंज कम होती है, RFID की रेंज ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रेडियो तरंगों पे काम करता है। और इससे जो है तकनीक में डेटा प्राप्त करने के लिए सीधी नज़र या दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती RFID को, जबकि बारकोड को पढ़ने के लिए प्रकाश का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, RFID टैग भले ही टैग क्रियाशील ना हो, फिर भी मतलब ये कई बार क्या होता है, अगर बैटरी वगैरह उसमें कम भी हो, चालू ना हो, तो भी ये रीड कर लेगा। ठीक है, बैटरी जब थोड़ी बहुत चार्ज हो जाएगी तो चार्ज होने पे वो कर लेता है रीड। ठीक है, पर ऐसा उसमें नहीं होता। अगर वो एक बार फट गया, घिस गया, फट गया बारकोड जो होता है, तो उसको जो है पढ़ने में दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है, बारकोड स्कैनर के विपरीत RFID स्कैनर 1 सेकंड में दर्जनों टैग को प्रोसेस कर सकता है। बारकोड सरल और नकल करने में ईजी होता है। ठीक है, नकली बारकोड को आसानी से बनाया जा सकता है, जबकि RFID अधिक जटिल होते हैं और इनकी नकल करना कठिन होता है। बारकोड की तुलना में RFID टैग महंगे होते हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से बारकोड यूज़ किया जाता है, वो चीपर होता है। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में ये दे रखा है। तो लाइन ऑफ साइट देखने के लिए रोशनी क्या होता है, RFID में नहीं चाहिए, इसमें चाहिए। रीड रेंज क्या होती है, अप टू 40 फीट फिक्स्ड रीडर के लिए। और ये क्या होता है, सेवरल इंच अप टू सेवरल फीट, मतलब कुछ इंच से लेके कुछ फीट तक इसकी होती है, जहाँ से ये रीड कर लेता है। ये क्या होती है, फिक्स्ड रीडर के लिए 40 फीट और हैंड हेल्ड रीडर के लिए 20 फीट। एक्टिव UHV इसमें होती है अप टू 100 फीट ऑफ 100 और मोर फीट, 100 या 100 से ज़्यादा फीट तक ये कर लेता है। रीड रेट क्या होती है इसमें, 10 सेकंड, 100 सेकंड, 1000 सेकंड साइमल्टेनियसली, मतलब पहले 10 फिर 100 फिर 1000, इसमें एक ही बार में ऐसा किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच आइटम एसेट टैग्ड। ठीक है, हर एक को यूनिकली अलग अलग फाइंड करता है, पर ये क्या होता है, ओनली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइटम बट नॉट यूनिकली। ठीक है, कई बार जो है फर्जी उसका डुप्लीकेट भी बना के इजीली उसको हैक कर लिया जाता है। ठीक है, रीड राइट मैनी RFID टैग्स आर रीड एंड राइट दोनों होता है, पर इसमें सिर्फ रीड ओनली होता है। टेक्नोलॉजी क्या है, RF रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, ये ऑप्टिकल लेजर जो होती है वो यूज़ करती है। इंटरफेरेंस लाइक द ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब ये अलग अलग यूज है। सम RFID डोंट लाइक ए मेटल एंड लिक्विड्स, सम RFID जो है मेटल और लिक्विड के साथ काम नहीं करते, दे कैन इंटरफेयर विद सम RF फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, ऑप्टिकल लेजर क्या है, कैन नॉट रीड डर्ट, गंदा हो या फट गया हो तो वो काम नहीं करेगा। ऑटोमेशन मोस्ट फिक्स्ड रीडर डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट टू कलेक्ट डाटा, इसमें कोई ह्यूमन नहीं चाहिए होता, इसमें एक चाहिए होता है स्कैन करने के लिए। ठीक है, लेबर इंटेंसिव जो होता है। उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, तो ये एक तरह से जो है हमारे मतलब ESG इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, ये क्या होता है, जो एक तो हमारा मतलब फुल्ली जिसको हमने वो कर रखा हो, क्या बोलते हैं उसे, तो ये होता क्या है, जो ESZ है, इको सेंसिटिव जोन। देखिए एक मतलब एरिया होता है किसी विकसित क्षेत्र से लेके संरक्षित क्षेत्र का। ठीक है, इनके बीच के जो एरिया होता है ना, उसको जो है उपस्थिति जीवीय समुदाय के संरक्षण के लिए सहायक होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई एरिया है जहाँ पे मान लीजिए सब कुछ विकसित है। ठीक है, जहाँ पे कोई संरक्षण नहीं है, आप जाके कुछ भी कर सकते हैं। एक है जहाँ पे संरक्षित दिया गया है कि यहाँ के पशु को मतलब वो हम पकड़ नहीं सकते, यहाँ पे घास और ये इकोहों को हम तबाह नहीं कर सकते। एक होता है इनके बीच का एरिया। ठीक है, तो इसको भी जो है अब इस एरिया को जो है इको सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें संबंधित प्रकरण क्या है, तो इसमें जो शीर्ष अदालत है, जो कि वहाँ पे एक जो तमिलनाडु की है, उसमें एक याचिका दर्ज हुई थी, जिसमें वन भूमि की सुरक्षा के संबंध में एक दायर याचिका हुई। ठीक है, इसके बाद जो है अदालत ने उक्त जो रिट याचिका थी उसके दायरे का विस्तार कर दिया, ताकि पूरे देश में ऐसे
प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके। ठीक है, मतलब टोटली विकसित से लेके संरक्षित क्षेत्र के जो बीच का एरिया है इसको भी एक तरह से संरक्षण में लाया जा सके। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बफर स्टॉक, बफर जोन बोलते हैं इसे। ठीक है, बफर जोन का मतलब यही होता है जो बीच का एरिया होता है। तो इस अदालत के निर्देश जो देखते हैं, तो यदि किसी जो राष्ट्रीय उद्यान या फिर संरक्षित वन है उससे पहले से ही 1 किलोमीटर से अधिक का बफर जोन है तो उसे ही अनिवार्य ESZ जो है इसके रूप में मान लिया जाएगा। अगर पहले से हमने बीच में एक एरिया बना रखा है 1 किलोमीटर का, तो उसको ही हम जो है 1 किलोमीटर ज़्यादा जितने का भी है तो हम उसी को जो है ESZ जो है घोषित कर देंगे। ठीक है, यदि इसकी जो बफर जोन है इसकी सीमा का जो प्रश्न है वो वैधानिक निर्णय के लिए लंबित है, अगर ये वैधानिक निर्णय के लिए लंबित है कि ये बफर जोन है या नहीं है, तो 1 किलोमीटर तक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने के लिए अदालत का निर्देश कानून के तहत अंतिम निर्णय आने तक लागू रहेगा। मतलब जो हमारा संरक्षित क्षेत्र है उसके आसपास जो भी 1 किलोमीटर का एरिया है उसको हम संरक्षण में रखेंगे। ठीक है, मतलब एक बिल्कुल ही लिमिट तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये संरक्षित क्षेत्र है, उसके आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया भी हम उसे दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा किया क्यों गया? तो राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी। जो ये सब संरक्षित क्षेत्र है यहाँ पे खनन की जो अनुमति है वो नहीं मिलेगी। उसके अलावा राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं जो गृह सचिव होते हैं, जो राज्यों में ये सब होते हैं टॉप उसमें आते हैं, जो ग्रामीण लेवल पे जो टॉप में आते हैं, वो अदालत के इस निर्णय के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे। अब ESZ के बारे में देख लेते हैं। तो ESZ और EFA जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया होता है, संवेदनशील जो क्षेत्र होता है, संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास पर्यावरण जो MOEFCC जो मंत्रालय उसके द्वारा अधिसूचित क्षेत्र होते हैं। तो जो ये होता है MOEFCC, इसका तो कार्य यही होता है भारत की पर्यावरण वानिकी नीतियों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना प्रचार समन्वय निगरानी के लिए केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे में एक नोडल एजेंसी। ठीक है, वो सारे जितने भी वो हैं मंत्रालय वो इसी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये एरिया बनाया क्यों जा रहा है? तो जो ये मान लीजिए ये हमारा अगर एरिया है संरक्षित है, इसके पास 1 किलोमीटर में मैंने अगर और एरिया दे दिया तो एक तरह से ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई चोरी करने आता है, जैसे कि आप यहाँ पे खजाना है मान लीजिए, ठीक है, तो अगर कोई चोरी करने आता है तो एक तरह से बफर स्टॉक क्या करेगा, उसे रोकने के लिए एक तरह से शॉक एब्जॉर्बेंट घातक जो है उसको अवशोष करेगा। उसको पहले ये एक किलोमीटर का एरिया पार करना होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको ESW को बनाया जा रहा है। ये क्षेत्र उच्च संरक्षित क्षेत्रों और निम्न संरक्षित क्षेत्रों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो अधिनियम था पर्यावरण अधिनियम 1986, इसमें जो है इको सेंसिटिव जोन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। 2002 के अनुसार वन्य संरक्षण राजनीति जो थी, किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में को एक ESZ घोषित किया जा सकता है। मतलब ये हमारी लिमिट है, 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के एरिया को हम आसपास उसको संरक्षित घोषित कर सकते हैं, बफर जोन जो है घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ जो संवेदनशील गलियारे कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण भाग परिदृश्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र 10 किलोमीटर क्षेत्र से आगे स्थित हैं, तो इन क्षेत्रों को ESZ में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर के बाद भी कोई इम्पोर्टेंट पारिस्थितिकी है, कनेक्टिविटी है या गलियारा ऐसा, तो उसे भी हम इसमें क्षेत्र में ESZ में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका महत्व क्या होगा? तो वही हमने ऊपर पढ़ा, जो शॉक ऑब्जॉर्बर की तरह ये काम करेगा, एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में ये सामने आएगा। ठीक है, मतलब हमारा जो मेन एरिया जिसे हमें सेव करना है वो उसकी सिक्योरिटी एक तरह से और बढ़ जाएगी। समय की मांग क्या है? तो जो देखिए जो खनन है अन्य गतिविधियों की वजह से देश के जो प्राकृतिक संसाधन है वो वर्षों से बर्बाद हो रहे हैं, तो उन्हें सिक्योर करना है। इसलिए सरकार को अपनी भूमिका मात्र राज्य के तत्कालीन उत्थान के लिए आर्थिक गतिविधियों के सुधारक की भूमिका तक सीमित नहीं करनी होगी, मतलब उन्हें फ्यूचर का भी सोचना होगा, इनको फ्यूचर के लिए भी बचाया जाए। सरकार को प्राकृतिक संसाधन के संबंध में आम जनता के लिए लाभ के लिए एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि दीर्घकालिक विकास हासिल किया जा सके। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रीन बॉन्ड, जो आपने सुना होगा जैसे ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड क्या होता है? जो हमारे जितने भी वाटर पानी के जो काम होते हैं। ग्रीन क्या होता है? जो हम पर्यावरण के लिए करते हैं। ठीक है, आज मतलब आज के में पर्यावरण के बहुत, क्योंकि 5 जून का क्या था, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस था, इसकी वजह से आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे आर्टिकल पर्यावरण पे आए हुए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके संदर्भ में जो एक ग्रीन बॉन्ड है वो बिक्री को, भारत अपनी जो ग्रीन बॉन्ड की बिक्री है उसको जारी रखेगा, तो भारत को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो ये बॉन्ड है उसकी बिक्री का उद्देश्य अधिकांश विदेशी निवेशकों को दूर करते हुए जो अपनी खुद की जो प्रतिभूति है भारत की
उसको जो है रुपए में जारी करना। मतलब एक तरह से हमारी जो मार्केट में पैसे की जब कमी पड़ जाती है तो हम ये काम करते हैं पैसे को तरलता बढ़ाने के लिए, ठीक है। संबंधित प्रकरण क्या है? भारत के लिए यह समय खासकर रुपए जारी करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हमारा रुपया पहले ही डॉलर के उसमें कंपैरिजन में कमजोर है, ठीक है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि अब ये समय उपयुक्त नहीं है। इस वर्ष मुद्रा में 4% से अधिक की गिरावट आई है और आरबीआई मुद्रास्फीति से निपटने में निर्धारित वक्र के पीछे। इसके अलावा कच्चे तेल की ऊंची कीमत, जो पेट्रोल है जैसे आपको पता ही बढ़ गया है, उसके साथ शुद्ध आयात पर दबाव बढ़ रहा है। ग्रीन बॉन्ड के बारे में, तो ये एक प्रकार क्या होता है, निश्चित आय उपकरण है जिसे विशेष रूप से जो जलवायु और पर्यावरण से जितनी भी संबंधित परियोजनाएं होगी ना, उसके लिए धन जुटाने के लिए इसे निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड क्या होता है, आमतौर पर किसी संपत्ति से परिसंपत्ति से संबंध नहीं होते। जो सरकार के पास वो होती है प्रतिभूतियां होती है, जो उन्हीं से जो है इनको निकाला जाता है, ठीक है। पैसे उससे कन्वर्ट कर लिए जाते हैं और जारीकर्ता इकाई की बैलेंस शीट द्वारा समर्थित होते हैं। इसलिए इन बॉन्ड्स को प्राय जारीकर्ता के अन्य ऋण दायित्वों के समान क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, ठीक है। निवेशकों को आकर्षित करने हेतु जो ग्रीन बॉन्ड होते हैं उसमें निवेश करने पर प्रोत्साहन के लिए, मतलब आपको पता होगा जैसे हम कुछ भी अगर पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। तो इससे जो है कर में छूट मिलती है, तो इससे जो है निवेशक इसमें आकर्षित होंगे और ग्रीनरी जो है बढ़ेगी। विश्व बैंक हरित जो बॉन्ड है वो जारी करने वाला एक प्रमुख संस्था है। ये किसने जारी किए थे? विश्व बैंक ने। ग्रीन बॉन्ड की कार्यप्रणाली देखें तो इसमें जो है ऋणकर्ता द्वारा इन प्रतिभूतियों को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली या प्रदूषण को कम करने जैसे सकारात्मक जो पर्यावरणीय प्रभाव है, जो पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो रहे हैं, वो डालने वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण को सुरक्षित करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। इन फ्यूचर जैसे आप भी अगर कहीं पे इस टाइप का कुछ काम, ऐसी कोई परियोजना चालू करेंगे ना, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और वहाँ पे सरकार भी आपको जो है सपोर्ट करेगी। इन बॉन्ड को खरीदने वाले निवेशक इनके परिपक्व होने या अवधि पूरा होने पर उचित लाभ अर्जित करने को उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है कर संबंधी लाभ भी प्राप्त होते हैं ग्रीन बॉन्ड में। इन दोनों में कंपैरिजन है ब्लू बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड में, ठीक है। जो ब्लू बॉन्ड है वो क्या होता है, समुद्र और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा हेतु जो परियोजना होती है उसको वित्त पोषित करने के लिए जो है एक संधारणीयता बॉन्ड है, सस्टेनेबल बॉन्ड है ये, मतलब फ्यूचर को ध्यान में रख के इसको यूज़ किया गया बनाया गया है। यह बॉन्ड संवहनीय मत्स्य पालन जो आप करेंगे, प्रवाल भित्तियाँ, अन्य संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा अथवा प्रदूषण अम्लीकरण को कम करने वाली परियोजना इसके लिए जारी किए जा सकते हैं, ठीक है। सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड सभी जो है ब्लू बॉन्ड जो होते हैं वो ग्रीन बॉन्ड होते हैं, पर सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड बनाम जलवायु, सभी जो है ग्रीन बॉन्ड को एक तरह से जलवायु बॉन्ड से क्या कई बार पर्यायवाची मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। जलवायु बॉन्ड होता क्या होता है, जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रीय परियोजनाओं के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। कार्बन को उत्सर्जन जो हो रहा है उसको कम करना या फिर जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को कम करना। अब देखिए प्रीलिम्स फैक्ट है, टर्की जो है अपने नाम से, मतलब उसे अपने नाम पे मतलब वो है ऐतराज है, वो अपना नाम बदल के उसने टर्की ये कर लिया है, ठीक है। तो इस पर अनुरोध पर सहमत हो गए। स्थानीय स्तर पर नागरिकों द्वारा अपने देश को तुर्कीये या तुर्कीये ही कहा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अंग्रेजी संस्करण तुर्की को अपनाया गया था। पर इससे प्रॉब्लम है क्योंकि गूगल पे आप जब तुर्की जो है सर्च करते तो अलग अलग से जैसे बुरी तरह से विफल हो जाता है, मतलब इस टाइप के बेवकूफ़ या मूर्ख, इस टाइप के उसके मतलब वो आर थे, पर्यायवाची आर थे, ठीक है। तुर्की शब्द के लिए गूगल खोज करने पर परिणामों से वो खुश नहीं थे वहाँ के देश के वासी। तो इनमें से जो है कुछ परिणाम उत्तरी अमेरिका में थैंक्स गिविंग या क्रिसमस भोजन इसके लिए परोसा जाने वाला टर्की नामक बड़ा पक्षी भी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। देखिए टर्की है यहाँ पे ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी से टच करता हुआ, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, सीरिया, ठीक है। इधर से फिर जाएंगे ग्रीस और बुल्गारिया। ये इसकी कितनी होगी, 3 4 5 6 कंट्री टोटल इसकी जो है इसको टच करती है, और ब्लैक सी और इधर मेडिटेरियन सी। मार्टिन एनेल्स अवार्ड, ठीक है। तो ये पुरस्कार क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित मार्टिन एनेल्स फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को मानवाधिकार ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो रक्षकों के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। इस साल झारखंड के एक जैसोइट पुजारी और आदिवासी अधिकारी कार्यकर्ता जिनका नाम क्या है, फादर स्टेन स्वामी, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मार्टिन एनेल्स अवार्ड, फादर स्टेन स्वामी को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया था और हिरासत के दौरान ही उनकी मृत्यु जो है हो गई थी बीमार होने के कारण। मार्टिन एनेल्स के बारे में देख लेते हैं।
तो ये एक ब्रिटिश कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना जीवन जो है दुनिया भर में मानवाधिकार जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए काम करते हुए बिताया। 68 से 80 तक जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल के ये महासचिव भी रहे थे। एनएल्स ने अनुच्छेद 19 जो था अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट और हॉरिडॉक्स जैसे कई संगठनों की सह स्थापना भी की थी। ठीक है, ये इनकी तस्वीर है। रिबन खरपतवार और रिबन वीड, ये मतलब एक बहुत बड़ी तरह का पौधा मिला है। मतलब अभी तक विश्व का सबसे बड़ा पौधा है ये, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस 180 किलोमीटर तक लंबी एक समुद्री घास है ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर शार्क खाड़ी में से खोजा गया है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी जो तट है, 4500 वर्ष पुराना है और अन्य समान पौधों की तुलना में इसे गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इसमें डबल होते हैं। ठीक है, रिबन खरपतवार आमतौर पर प्रतिवर्ष लगभग 35 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यह 20,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस तरह का दूसरा सबसे बड़ा पौधा अमेरिका के यूटा में एक क्या नाम है? क्वैकिंग एस्पेरेंटरी का क्लोनल कॉलोनी। ठीक है, क्या नाम है इसका? क्लोनल कॉलोनी है, जो 43.6 हेक्टेयर में विस्तारित है। दूसरे नंबर का है। भारत का सबसे बड़ा वृक्ष जो है हावड़ा के बॉटनिकल गार्डन में ग्रेट बरगद। ठीक है, अपने यहाँ का क्या है? ग्रेट बरगद, जो कि 1.41 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, 4500 ईयर ओल्ड प्लांट स्प्रेड ओवर 20,000 फुटबॉल फील्ड, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, 180 मीटर लेंथ है, हमने देख लिया ऊपर। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट इस साइड। ठीक है, शार्क बे वो है, खाड़ी है जहाँ पे मिला है ये। अब देखिए इसका साइज, मुंबई से पुणे इतना बड़ा जो डिस्टेंस है, इतने एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्लांट हमने देख ही लिया वहाँ पे, कोलोनल कॉलोनी अमेरिका में जो पाया गया है। उसके अलावा देखिए विश्व साइकिल दिवस, ये कब था? 3 जून को। ठीक है, ये मनाया जाता है 3 जून को। यह दिवस साइकिल का उपयोग करने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिन साइकिल की विशिष्टता, टिकाऊपन और बहुमुखी क्षमताओं पर प्रकाश डालता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन जो जनरल असेंबली है, उसके 72वें नियमित सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद 2018 में यह दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिखा रखा है पुनीत सागर अभियान। तो ये क्या है? हाल ही में जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने अपने राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान, क्या नाम है? पुनीत सागर अभियान, इसका नवीनतम चरण शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? तो जो समुद्र तट है और नदियाँ और झील है सहित अन्य जल निकायों से प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ करना और स्थानीय आबादी के बाद समुद्र तटों और नदी के किनारों को साफ रखने के महत्व के बारे में इसमें जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद ये रह गया श्रेष्ठ योजना, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? तो स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, किसके द्वारा? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। यह योजना जो है किनके लिए है? अनुसूचित जाति के उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी जिनकी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच अब तक नहीं हो सकी है। लक्षित क्षेत्रों को उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना, जो कि श्रेष्ठ जिसका नाम है, उसका निर्माण संवैधानिक अधिदेश के अनुसार अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। यह योजना पूरे देश की जो सीबीएसई है उससे संबंध प्रतिष्ठित आवासीय स्कूलों में मेधावी लेकिन गरीब जो होंगे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है। पात्रता की बात करें तो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8 और 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र योजना का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति समुदाय के हाशिए पर रहने वाले निम्न आय के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक हो, ठीक है, ईयरली 12 महीने में 2.5 लाख कमाए या उससे कम है, वो इसके पात्र होंगे। चयन, लाभार्थियों का चयन एक पारदर्शिता तंत्र के माध्यम से श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटी जो ए है उसके द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से होगा, जो कक्षा 9 और 11 में नामांकन के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और उसके अलावा कोशिश करेंगे अब कल से जैसे इसको कंप्लीट करेंगे जब, तो एंड में एक हल्का सा छोटा सा रिवाइज भी कर ले सबको एक साथ। ठीक है, 1 या 2 मिनट में ऊपर से जितना होगा। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे।